हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी नेट। मुझे पता है कि तुम लोगों का एग्जाम सामने आ रहा है, तुम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, इसीलिए इस पूरे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को मैंने पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रेस्पिरेशन और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड वेयर इज दिस पिगमेंट फाउंड। आखिर वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है जो ह्यूमन बींग में पाया जाता है और वो किस जगह पर पाया जाता है। द राइट आंसर इज दैट विल बी हेमोग्लोबिन। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना, बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं, तो स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना। तो वो कौन सा पिगमेंट है भाई? हेमोग्लोबिन, जिसको हम लोग रेड पिगमेंट भी कहते हैं। और ये होता क्या है? यह होता हमारे आरबीसीज में होता है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि वेयर डज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन अ सेल। एक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? द राइट आंसर इज एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम देखते हैं नेम द एनर्जी करेंसी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, व्हेन एंड वेयर इज इट प्रोड्यूस्ड। आखिर वो एनर्जी करेंसी क्या है जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और ये कब और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो तुम सभी को पता होगा, डेट इज एटीपी। और एटीपी का मतलब क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये कब प्रोड्यूस होता है? ये रेस्पिरेशन के टाइम में प्रोड्यूस होता है। और कहाँ पे ये सेव होता है? डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन डेट इज नेम द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन येस्ट। तो जब येस्ट में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, यानी बाई प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, और वो क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये तीन चीज़ याद रखना। येस्ट में जब भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी को रिलीज करता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फर्स्ट, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे पूरे के पूरे 2 मार्क्स के। ठीक है, ध्यान रखना, ये 2 मार्क्स वाले होते हैं। जैसे देखो, इन द एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ CO2 इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। If one forgets to keep the vial with KOH in the conical flask, how will the result vary? Give details. अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हो तुम सब। इस पिक्चर में एक कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर कुछ जर्मिनेटिंग सीड्स रखा गया है। इसके बगल में यहाँ पे एक वाटर टैंक रखा गया है, और ये जो छोटा सा वल्व देख रहे हो इसके अंदर एक KOH सॉल्यूशन रखा गया, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा गया है। तो यही क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है कि अगर इस KOH सॉल्यूशन को यहाँ हम ना रखें तो क्या होगा? क्या हमें रिजल्ट में कुछ वेरिएशन देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सो ऑब्वियस सी बात ये है कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे आखिर इस KOH को हम क्यों रखते हैं। इसके पीछे के पीछे पूरा का पूरा रीज़न होता है कि KOH जो होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर लेता है, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है एक तरीके से। यानी जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड इस जर्मिनेटिंग सीड से निकल रहा होता है, इन सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ये KOH का सॉल्यूशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर इसको यहाँ पे ना रखा जाए तो यही एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और वाटर लेवल क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर indicates that CO2 is produced by germinating seeds during respiration. Actually, the germinating seeds respire and produce CO2 which is absorbed by KOH solution. This creates a vacuum in the conical flask and the air present in the bent glass tube moves into the conical flask. अब इस जगह के जब पूरे के पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को जब KOH अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये जगह क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा एक वैक्यूम बन जाएगा। ठीक है, अब जब ये वैक्यूम बन जाएगा तो यहाँ वाला जो वाटर का प्रेशर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ वाला कम हो जाएगा। तो वाटर जो है वो इसके अंदर से फ्लो करते हुए ऊपर की ओर आने लगेगा। ठीक है, यानी वाटर का लेवल नीचे गिर जाएगा। So, if one forgets to keep the vial with KOH solution in a conical flask during the experiment, then the released CO2 will not be absorbed, due to which the level of water will not rise in the tube and the process of respiration will get very slow. इससे क्या होगा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। आई होप कि ये तुम लोगों को समझ में आ चुका है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन शोइंग केमिकल रिएक्शन। तो आखिर ये फर्मेंटेशन होता क्या है? द कार्बोहाइड्रेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू सम कार्बोनिक कंपाउंड्स सच एज इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड CO2 एंड द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन बीइंग कैरिड आउट इन माइक्रोब्स
इज नॉन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रोब्स के वजह से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में ना बदल कर ये क्या हो जाएगा, आपका इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन। जैसे एग्जांपल देखो, ये हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ये आगे और ना टूटकर ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल में बदल गया, साथ साथ में ये कुछ एनर्जी भी हमें देता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज अ पर्सन फेड विद ग्लूकोज और अ फ्रूट जूस इंस्टेड ऑफ अ चीज सैंडविच दैट माइट गिव मोर एनर्जी व्हेन अ पर्सन इज फीलिंग डिजी। डिजी का मतलब जब कोई इंसान लॉस ऑफ एनर्जी फील कर रहा होता है, ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो उस टाइम उस इंसान को कोई फ्रूट जूस दिया जाता है या फिर उसे ग्लूकोज पिलाया जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? हम चाहे तो चीज़ का सैंडविच भी दे सकते हैं, क्योंकि चीज़ में क्या पाया जाता है, फैट, और फैट भी एक तरह से हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। तो रीज़न क्या है बेटा कि ग्लूकोज जो होता है ना वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन अगर मैं चीज़ सैंडविच की बात करूं तो चीज़ सैंडविच पहले हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, वो डाइजेस्ट होगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, फिर जाकर वो एनर्जी देगा, जिसमें क्या होता है बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। इसीलिए जब भी कोई इंसान को लॉस ऑफ एनर्जी फील होती है या फिर उसे हमें तुरंत एनर्जी देना हो तो हम वहाँ पे ग्लूकोज का या फ्रूट जूस का यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, ये आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। एंड दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे प्ले अ वाइटल रोल इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइम रिएक्शंस। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसके वजह से जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी जनरेट होकर वो वहाँ पर सेव हो जाता है। वो एक पावर बैंक के जैसा काम करता है और फिर वहीं से एनर्जी हमारे पूरे बॉडी को भेजा जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर हाउस में होता है द सेम कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड वेयर इट अकर्स। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है और ये कहाँ पर होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। इन एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स it is only the process of respiration. In the process, glucose undergoes partial oxidation and this process occurs in cytoplasm of the cell. तो आखिर ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस तब होता है जब ग्लूकोज जो है वो और टूट जाता है, और टूटने के बाद वो हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स में यही एक तरीका होता है जिससे कि वो रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन अगर मैं हमारे सेल की बात करूं तो ये कहाँ पर होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है और बहुत सारे अंदर आगे जाकर प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट है, When a sportsman runs, he often gets muscle cramps and why? आखिर एक स्पोर्ट्समैन को मसल क्रैम्प्स बार बार क्यों होते हैं या होने के चांसेस क्यों होते हैं? सो इन ऑर्डर टू रिलीज मोर एनर्जी टू परफॉर्म अ सडन एक्टिविटी, पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब देखो, मैं इसको ज़रा गौर से तुम लोगों को समझाता हूँ, इसको ना पूरा मन से समझना। हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को एनर्जी चाहिए होता है और उस एनर्जी को वहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को एज अ फ्यूल यूज़ करती है। तो जिस भी बॉडी, अगर मैं अपना हैंड को भी हिला रहा हूँ तो वहाँ भी समझ लो ऑक्सीजन पहुँच रहा है, अगर मैं हाथ पैर को हिला रहा हूँ तो वहाँ पे भी ऑक्सीजन पहुँच रहा है। जब हम नॉर्मल बैठे हैं तो हमारे बॉडी को नॉर्मल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं तो वहाँ पे हमारे बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब मान लो एक रनर जो है, स्पोर्टमैन, वो दौड़ रहा है, डैट मीन्स उसको जो पार्ट है, बॉडी पार्ट यानी लेग, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन किसी तरीके से अगर ऑक्सीजन सही तरीके से उसके उस पार्ट तक नहीं पहुंच पाए तो वहां पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। तो ये सिर्फ एक बार का नहीं है, बार बार का है। ठीक है, आप कुछ भी करो, वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई उस समय तो वो पायरुवेट जो होता है वो क्या कर जाएगा, आपका लैक्टिक एसिड में फॉर्म हो जाएगा और वहां पे आपको क्रैम्प्स आ जाएंगे। द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स कॉजेज क्रैम्प्स एंड फटीग। अगर आपसे पूछे कि अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस पार्ट को ज़्यादा हिलाना नहीं चाहिए, उससे जगह पर हम उसमें गर्म सेक लगा सकते हैं, या फिर अगर हम हॉट वाटर से बाथ करें, नहाएं, तो भी हमारा काम बन जाएगा। 7th क्वेश्चन इज, स्टोमाटा ऑफ डेजर्ट प्लांट्स रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम, हाउ दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तब एक बात बताओ कि जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं
वो दिन भर तो उसका स्टोमाटा बंद रहता है भाई। तो जब दिन भर स्टोमाटा बंद रहता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते कैसे हैं? ऐसी बात तो नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते होंगे। सो द राइट आंसर इज इन सारे प्लांट्स को हम लोग कहते हैं स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव किनको कहते हैं? जिनके स्टोमाटा नाइट में खुलता है, यानी उनका स्टोमाटा दिन में नहीं खुलता। अब होता क्या है जरा देखो, रात के समय में ही ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। स्टोमाटा रात को खुला, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लिया और एक छोटा सा कोई इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक एसिड वो फॉर्म करके रख लेता है, और दिन के समय में जैसे उसको लाइट मिलता है वो क्या करता है, टूट जाता है। ठीक है, समझ गए? टूट जाता है, उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करने लगता है। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आखिर डे टाइम में स्टोमाटा क्यों नहीं खुला रहता? तो हम सभी को पता है कि डेजर्ट में ऐसे भी लैक ऑफ वाटर होता है, और अगर स्टोमाटा खुल गया तो स्टोमाटा सिर्फ रेस्पिरेशन में ही मदद नहीं करता बल्कि वो ट्रांसपिरेशन में भी मदद करता है। ठीक है, उसमें से वाटर निकलता रहता है। तो एक तो वाटर की कमी होती है डेजर्ट में, ऊपर से अगर कोई प्लांट अपना स्टोमाटा खोल रहा है तो डेफिनेटली उसके बॉडी से बहुत सारा वाटर रिलीज हो रहा होगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो इसीलिए वो अपने उस वाटर लॉस को मेंटेन करने के लिए या फिर ना होने के लिए वो अपने स्टोमाटा को खोलता नहीं है, और रात को ही वो स्टोमाटा खोलता है और जो भी अपना प्रोडक्ट बनाकर रखना है वो रख लेता है। दिन के समय उसको सनलाइट मिलता है, फिर आके वो फोटोसिंथेसिस करता है। शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन जो होते हैं ये बेटा आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा है कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, व्हाई? तो जो भी एनिमल्स टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी लैंड में रहते हैं, उनके कंपैरिजन में जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग फास्ट होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट बच्चों? बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि वाटर में ऑक्सीजन की कमी होती है एज कंपेयर टू एयर, इसीलिए उन्हें जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ता है ताकि वो क्या कर सके, उस ऑक्सीजन के लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करके रख सके। लेकिन हमारे लैंड में ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसकी वजह से हमें जल्दी सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ब्रीदिंग, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग। आखिर ब्रीदिंग क्या होता है और बेटा इसके मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? आखिर ब्रीदिंग मैकेनिज्म क्या है देखते हैं। अ फिजिकल प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हो वीडियो, कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक प्रोसेस नहीं है, दोनों डिफरेंट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला हो जाएगा इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होगा कि व्हेन वी ब्रीद इन, रिब्स मूव अप, flatten the diaphragm due to which the chest cavity becomes larger. As a result, air is sucked into the lungs and fill the expanded alveoli. तो हम क्या करते हैं, जैसे ही सांस लेते हैं इससे क्या होगा, जो हमारा डायफ्रैग्म होता है वो क्या करता है, थोड़ा फैल जाता है, जिससे हमारी चेस्ट की कैविटी बड़ी हो जाती है और एयर अंदर की ओर आ जाता है। गैसेज एक्सचेंज, हेमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन एंड कैरीज इट अलोंग द ब्लड इन द बॉडी। अब इसमें हेमोग्लोबिन मिक्स हो जाता है, उसके बाद ये पूरे बॉडी तक पहुंचता है। ध्यान रखना, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हमारे पूरे बॉडी में इस हेमोग्लोबिन भैया की ही काम है। As blood passes through the tissues of the body, oxygen from the blood diffuses into the cell, whereas carbon dioxide, which is produced during respiration, diffuses into the blood and is carried to the lungs for expiration. होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर से जो भी हमने ऑक्सीजन लिया वो ऑक्सीजन क्या होता है, मिक्स हो जाता है ब्लड में, और जो भी ब्लड के अंदर यानी हमारा जो सेल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ रहा होता है तो उसको ब्लड हमारा क्या करता है, वापस से लेकर हमारे लंग्स के पास दे देता है, और लंग्स उसको क्या करता है, एक्सपिरेशन करने के लिए रेडी हो जाता है। अब एक्सपिरेशन में क्या होता है कि हमारे रिब्स वापस से नीचे की ओर जाते हैं, डायफ्रैग्म जो होता है वो डोम शेप का हो जाता है। ठीक है, ऐसा शेप का हो जाता है, ये देखो ऐसा शेप का हो जाता है, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर वो पुश करता है, जिससे कि चेस्ट कैविटी कम हो जाती है और अंदर से प्रेशर बाहर की ओर लगने लगती है, एयर हमारे लंग से बाहर निकल जाता है। ये पूरा का पूरा है। 3 आपको याद रखना है, इंस्पिरेशन, गैसेज एक्सचेंज एंड एक्सपिरेशन। अब जरा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ये हमसे क्या बोला है कि एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट
एंड मसल विद द हेल्प ऑफ वर्ड इक्वेशंस। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या करना है, वर्ड इक्वेशंस की मदद से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे वो पूरा का पूरा आंसर लिख कर आते हैं। तो जरा देखो, ये है हमारा वर्ड एक्सप्रेशन या हम कह सकते हैं वर्ड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना C6H12O6। इसमें कितने कार्बन शुगर ग्लूकोज यानी कार्बन कंपाउंड कितने होते हैं, 6। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होगा कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। सभी को पता है कि ग्लूकोज अब और टूटेगा, टूट कर ये क्या देगा, पायरुविक एसिड और एनर्जी। तो ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में टूट कर पायरुविक एसिड और एनर्जी देता है, तो उसके बाद ये फर्दर किस तरह से टूटेगा ये डिपेंड करता है कि उसको ऑक्सीजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसके क्या क्या कंडीशन है, नहीं मिल रहा है तो उसके 2 कंडीशन है। देखो, अगर ऑक्सीजन मिलेगा ना तो वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर वो CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी देगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन उसको नहीं मिला तो अगर ये ईस्ट की हम बात कर रहे हैं तो वो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी फॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम मसल्स की बात करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो उस जगह पर ये लैक्टिक एसिड फॉर्म कर देगा और साथ में एनर्जी, और इस केस में एनर्जी बहुत ही लो होता है। ठीक है, अगर मैं पायरुविक एसिड की बात करूं तो इसमें कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। आई होप कि ये पूरा का पूरा तुम लोगों का क्लियर हो गया होगा। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से टूटता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसके बाद ये पायरुविक एसिड और एनर्जी देता है। अब पायरुविक एसिड को अगर ऑक्सीजन मिला तो ये CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी देगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला हमारे ह्यूमन मसल के अंदर तो ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा और साथ में एनर्जी देगा, जो बहुत ही कम होता है। और अगर मैं ईस्ट की बात करूँ तो डेफिनेटली ये इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल देगा या कार्बन डाइऑक्साइड या एनर्जी देगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द एक्टिविटी विद द डायग्राम टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आखिर हम कैसे मानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बच्चों, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपसे कोई भी एक्टिविटी पूछे और वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप लंबे लंबे आंसर मत लिख कर आना। आप इस तरह से पॉइंट वाइज क्या करोगे, अपने आंसर को फॉर्म करोगे। फर्स्ट में मैंने क्या लिखा है कि 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट हमें लेने हैं जो कि सेम साइज के होने चाहिए। ठीक है, उनको पहले हम क्या करेंगे, एक डार्क रूम में रख देंगे 3 दिनों के लिए। बेटा ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि उसके अंदर जो भी पहले से बना हुआ स्टार्च हो वो सारा का सारा स्टार्च क्या हो जाए, वो प्लांट कंज्यूम कर ले, खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। इस तरीके से उसको अलग अलग ग्लास प्लेट में रखना है। Place a watch glass containing potassium hydroxide by the side of one of the plants। इन दोनों में से किसी एक के पास हमें क्या करना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख देना। इस तरीके से दिख रहा है। उसके बाद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। When the leaves of both the plants were tested for starch, it was found। अब देखो यहाँ से कुछ लाइन गायब की गई है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ। अब इतना करने के बाद वापस से हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये पैक्ड होगा, ध्यान रखना ये पूरा का पूरा पैक्ड होगा। अब हम दोनों जार को पकड़ कर क्या करेंगे, सनलाइट में रख देंगे। अब उसको सनलाइट तो यहाँ से मिल ही गया, ठीक है, सनलाइट तो उसको मिल ही रहा है, साथ साथ में वाटर तो इसमें है ही। ठीक, अब इस वाले जार को CO2 मिल रहा है और इस वाले जार को CO2 नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, जब CO2 नहीं मिल रहा होगा और उसके बाद जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस वाले जार के अंदर जो प्लांट है उसने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस किया है। लेकिन ये वाले जार के प्लांट ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया और इसके पीछे का रीज़न क्या था कि इसके अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था उसको इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगा ही नहीं, ये फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता। यही वो एक्सपेरिमेंट है जो हमें ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। Why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organisms and terrestrial organisms? Explain. And second question, draw a diagram of a human respiratory system and label। क्या क्या लेबल करना है उसमें, हमें फेरिंग्स को लेबल करना है, ट्रैकिया, लंग्स, डायफ्रैगम एंड एल्विलर सैक।
तो सबसे पहले आंसर हम लोग देखते हैं कि आखिर ब्रीदिंग का रेट जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से फास्टर क्यों होता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो बहुत ही कम होता है और फिशेस को और बाकी जितने भी प्रकार के एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है ताकि वो बॉडी में ऑक्सीजन बैलेंस को बना कर रख सके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये जो हम देख सकते हैं एक लेबल डायग्राम है, इसमें सारा लेबल किया हुआ है। सबसे पहले हमसे बोला था कि हमें फेरिंग्स को इंडिकेट करना है, तो फेरिंग्स हमारा इस पार्ट को कहते हैं, ठीक। दूसरा हमारा ट्रैकिया, तीसरा दोनों लंग्स को मैंने अलग अलग दिखाया, आप एक साथ इसको ड्रॉ करके लिखोगे। फोर्थ वन इज डायफ्रैग्म एंड लास्ट होता है एल्विलर सैक, जो आपको इस पिक्चर में इस जगह पर दिखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लेबल करनी थी। राइट द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन एनएरोबिकली इन यीस्ट। तो यीस्ट के अंदर जब ग्लूकोज एनएरोबिकली ब्रेक करता है, तो एरोबिक एनारोबिक क्या होता है भाई? एरोबिक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। राइट द मैकेनिज्म बाय विच फिश ब्रीथ इन वाटर। नेम द बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द लंग्स। लिस्ट एड टू फंक्शन, और उसमें 2 फंक्शन भी बताने हैं। नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड राइट इट्स रोल इन ह्यूमन बींग्स। तो आंसर देखते हैं भैया इसका क्या होगा। डेट इज कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पायरुवेट, और यही पायरुवेट आगे जाकर इथेनॉल, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देता है। ये रिएक्शन किस चीज़ का है? ये रिएक्शन हमारा यीस्ट का है, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या O2, ये आप लिख दोगे ज़्यादा बेटर होगा, एब्सेंस ऑफ O2। सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा था कि फिश जो है वो कौन से मैकेनिज्म से ब्रीथ करते हैं। तो फिश टेक इन वाटर थ्रू द माउथ एंड फोर्स इट पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। यानी वो मुंह से क्या करते हैं, सांस लेते हैं और गिल्स से उस सांस को छोड़ते हैं। तो जब वो उस जगह से पास हो रहा होता है तो गिल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन को वो ट्रैप करके ब्लड में भेज देता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं जो लंग्स में पाए जाते हैं और इसके 2 फंक्शन बताने। तो राइट आंसर इज एल्विलाई। तो क्या है ये भाई? एल्विलाई, छोटे छोटे सैक्स जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शंस, इसका फंक्शन क्या होता है? दे कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स विच एक्सचेंज गैसेज। यानी एल्विलाई का नाम जब भी आ गया समझ जाओ एल्विलाई ही वो साइट होता है, वो पार्ट होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा होता है। यही हुआ था ना कोरोना के समय में, ये कोरोना वायरस हमारे एल्विलाई में जाकर म्यूकस क्रिएट कर दे रहा था जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई थी। डैट मीन्स जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना चाहिए उसको होने का जो रास्ता होता है उसको वो बंद कर देता था। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा था कि आखिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है और इसका रोल क्या है। मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन और इसका काम होता है कि ये ऑक्सीजन को हमारे हार्ट से बोलो या लंग से बोलो पूरे बॉडी में पहुंचाता है, जो प्योर ऑक्सीजन होता है उसको लेकर जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, आईडी मैंने दे रखा है। तो मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग and keep watching StudyNet, and all the best for your examination.